सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी सलाम। खास करके एआईएसएफ बिहार के साथियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें एक मौका दिया अपने पेज पे कुछ बोलने के लिए, अपने बात रखने के लिए। साथियों को शुक्रिया कहना चाहेंगे। और साथियों, जब हम ऐसे किसी एक ख़ास दिन में कुछ बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, कोरोना काल में जो चल रहा है, ये दिन कुछ खास है क्योंकि जिनको पूरे विश्व भर में यूथ आइकॉन माना जाता है, जिनके विचारों पर हम चलते हैं, जिनके सपनों को हम जीते हैं, उनके सपनों को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो कम्युनिज़्म, जो सोशलिज़्म का उनका सपना था कि पूरे विश्व भर में कोई शोषण का शिकार ना हो, उस लड़ाई में हम अपना योगदान दे रहे हैं। उसी कॉमरेड चे गुवेरा का आज बर्थ एनिवर्सरी है। उनको हम रिवोल्यूशनरी ग्रीटिंग्स देना चाहेंगे, उनके यादों में श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। कॉमरेड चे गुवेरा और कॉमरेड भगत सिंह जो बोले थे, उनमें एक खास बात है, उनमें एक कॉमन बात है। आप किसी शख्स को, किसी व्यक्ति को जब आप मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, तब आप यानी कि उसकी बॉडी की हत्या करते हैं, ना कि उसकी आइडिया की, उसके विचारों की हत्या कर पाते हैं। साथियों, मैं पहले आपसे माफ़ी मांग लूँगी क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ और मेरी जो मातृभाषा है वो उड़िया है, और मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी में अपनी जो बात है मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और जब हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और यही तो खास बात है इस देश की। हमारी देश की जो इतिहास रहा है, जो परंपरा रही है, वो हमेशा से ही दूसरे भाषा, दूसरे धर्मों को एक्सेप्ट करने की, उनको सम्मान देने की रही है। और ख़ास करके जो भिन्न मत होते हैं, जो वॉइस ऑफ डिसेंट होते हैं, उसको अपनाने की, उसको सम्मान देने की, उसको जो एक सहनशीलता, जो एक भावना होती है, जो विचार होती है, वो हमेशा से ही इस देश में रहा है। आपने देखा होगा, जब हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सब एक ही बात बोलते हैं कि हमारा देश जो है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिकल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि भारत को एक अलग ही नज़रिया से देखा जाता है। इतने भाषा बोलने वाले लोग, इतने सारे संस्कृति के लोग, इतने सारे एथनिक ग्रुप के लोग, इतने सारे प्रदेश हैं, फिर भी इनमें एक यूनिटी है। और हमेशा से ही, जैसे मैंने बोला कि भिन्न मत को, मतलब टॉलरेंस की जो विचार है, सहनशीलता की जो विचार है, वो हमेशा से ही रही है। और इसीलिए ये देश, हमारा देश कुछ खास है। और ये जो डेमोक्रेसी है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, ये डेमोक्रेसी रातों रात ही बन नहीं गया था। इस देश के लोगों ने इसको बनाया है। जो भी तबके के लोग इस देश में आए हैं, जितने विचारों के लोग इस देश में आए हैं, इस देश ने सबको अपनाया है। इस देश की खासियत ये है। इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी और है, लेकिन उसके खिलाफ लड़ाई भी है। इस देश में जातिवाद है, लेकिन उस जातिवाद के खिलाफ लड़ाई भी है। बहुत सारे विचार हैं, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, लेकिन अभी जो माहौल हमारे देश में है, पहले ऐसा माहौल नहीं था। हम आज जो टॉपिक पर बात कर रहे हैं साथियों, इस डेमोक्रेसी की, इस देश की जो आत्मा है, डेमोक्रेसी जो इस देश की आत्मा है, और इस डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी बात है, गणतंत्र किसे कहा जाता है? लोगों के लिए ही गणतंत्र है, लोगों से ही गणतंत्र है ना। अगर लोग ही नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? और ये देश एक डेमोक्रेटिकल कंट्री कैसे माना जाएगा? आप जब ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि
सरकार के खिलाफ बोलने से कुछ पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स नहीं है। मैं मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि हमें ये अक्सर लगता है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, व्यवस्था के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ही होगा, इसीलिए वो रिवेंज के मूड में ऐसा किए होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ पत्रकार, कुछ डॉक्टर्स, कुछ प्रोफेसर्स, कुछ आर्टिस्ट, कुछ सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, यूथ, वेरियस सेक्टर के जो भी लोग हैं, जो लोगों से प्यार करते हैं, शोषण के खिलाफ बोलते हैं, लोगों की हक और अधिकार के लिए लड़ाई करते हैं, ये सत्ता, ये सरकार उनके खिलाफ उतनी ही सख्ती से पेश आ रही है, उनको जेल में डाल रही है, कहीं पर उनको देशद्रोही बोला जा रहा है, कहीं पर उनके ऊपर सेडिशन की चार्जेस भी लगाए जा रहे हैं। और ये सब जो अटैक हो रहा है ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ऐसा ही नहीं हो रहा है। एक आइडियोलॉजी, एक पॉलिटिकल जो थॉट है उसको, और जो उनकी प्रोपेगेंडा है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये लोग पूरे प्लानिंग तरीके से ये अटैक, जो भिन्न मत है, जो बोलने की आज़ादी है, उसके ऊपर हमला करते हैं। और साथियों, हम जब कोई प्रश्न करते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं, ये जो बोलने की, जो सवाल करने की हम में जो क्षमता है वो एजुकेशन से ही हमें मिलती है। हम जब कोई चीज़ को एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तभी तो हम सवाल करते हैं। क्योंकि एजुकेशन जो है, हम तो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ही एजुकेशन नहीं लेते हैं ना, हम ये जो व्यवस्था है उससे एक बेटर सिस्टम हम बना सके, इसीलिए तो हम एजुकेशन करते हैं। हम आज जो हैं कल उसको और बेहतर बना सके, इसीलिए तो एजुकेशन हम लेते हैं। और क्वेश्चन करने की, खास करके जो साइंटिफिक टेम्पर है हम में, इस सोसाइटी में, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने की जो कोशिश है वो तो एजुकेशन ही करता है ना। इसीलिए ये जो सरकार है, खास करके हमने इसीलिए पहले ही बोला था, ऐसा कभी भारत में इतनी ज़ोर से जो आक्रमण हो रहा है, जो अटैक्स हो रहे हैं भिन्न मत के ऊपर, इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ। इसीलिए ये सरकार और सरकार द्वारा प्रायोजित जो भी अटैक्स हैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ज़्यादातर हो रहा है, खास करके JNU, जामिया जैसे इंस्टीट्यूशन पर। जो कि कल ही न्यूज़ आया था कि हमारे देश में जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें JNU और जामिया है। तो वहाँ से किस तरह के स्कॉलर्स निकल के आते हैं ये हम सबको पता है। और ये जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर हमला करते हैं, एजुकेशन पर हमला करते हैं, तब उनका इरादा ये होता है कि इस सोसाइटी से साइंटिफिक टेम्पर ख़त्म हो जाए। जब साइंटिफिक टेम्पर ख़त्म हो जाएगा तब आपकी जो प्रश्न पूछने की जो क्षमता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और सब भाग्यवादी हो जाएंगे, यानी कि आइडियलिस्टिक हो जाएंगे। और अभी जिस तरह से RSS और BJP के जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, नेता लोगों की ही बात कर लीजिए, समर्थक तो बहुत दूर की बात है, वो जब बोलते हैं इस कोरोना के माहौल में कि गाय के मूत्र से हम कोरोना का वैक्सीन, कोरोना का मेडिसिन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा, वो वीडियो भी सोशल मीडिया में आया था। कुछ वक्त में तो ऐसे ही बोलते हैं कि कैंसर का जो रोग है, जो उसकी दवाई गाय के मूत्र से, गोबर से प्रिपेयर हो सकता है। और उनकी एक जो MP है, उन्होंने ये बोला कि मुझे जो कैंसर हुआ था वो क्योर भी हो गया, वो मतलब उसका वो रोग ख़त्म ही हो गया, वो बीमारी ख़त्म हो गया गाय के गोबर के वजह से, गाय के मूत्र के वजह से। लेकिन जब उनके नेता बीमार होते हैं तब वो एम्स जाते हैं, मेडिकल्स जाते हैं, हॉस्पिटल्स जाते हैं, ना कि गोमूत्र और गाय का गोबर सेवन करते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि जो आम इंसान है वो भाग्यवादी हो जाए। वो जो अभी गरीब है वो क्यों पैदल चल रहा है, वो मजदूर है क्यों वो पैदल चल रहा है, क्यों रास्ते पर मर रहा है, क्यों एक माँ अपने जो लॉगेज है उसके ऊपर अपने बच्चे को सुला के खींच के लेके जा रही है रस्सी से, ऐसा क्यों हो रहा है। और जब मैं बिहार के पेज में ये बात रख रही हूँ तो बिहार से एक वीडियो सोशल मीडिया में आया था जो बेहद ही दुखद था
कि एक प्लेटफॉर्म पे एक जो मरी हुई माँ को जगाने की कोशिश कर रही एक छोटी सी लड़की, उसकी चादर खींच के, वो बेहद ही दिल दहलाने देने वाली एक वीडियो थी। जब हम किसी को आइडियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं तब वो ये सोचता है कि जो मैं अभी हूँ, जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, ना कि मैं सरकार से सवाल करूँगी या फिर सत्ता से सवाल करूँगी। तो साथियों, ये जो उनकी पूरी साजिश है कि कोई आवाज़ ना उठाए और सत्ता से जो भी सवाल करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। कॉमरेड कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल है आपके सामने, जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाने की जो साजिश हो गई। और साथियों, सवाल करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों हमें सवाल करनी चाहिए? इसीलिए हमें सवाल करनी चाहिए, जो ये देश बना है, जो इस देश की डेमोक्रेसी बनी है, इस देश का संविधान जो बना है, वो किसी की देन नहीं है, किसी ने दया करके हमें नहीं दी थी। बहुत सारे जो स्वाधीनता प्रेमी, जो स्वदेशी प्रेमी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है इस देश को स्वतंत्र करने में, और उनके जीवन के बदौलत हमें ये फ्रीडम मिली है, ये देश मिला है, ये संविधान मिला है। और डेमोक्रेसी तभी जिंदा रहती है जब आप सवाल करते हैं। सवाल किससे करनी चाहिए? सत्ता से सवाल करनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने उन्हें वोट देकर, मैंडेट देकर गवर्नमेंट बनाने की मंजूरी दी है, मैंडेट दी है उनको। तो सवाल तो सरकार से ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारी टैक्स की जो पैसे जाते हैं वो सरकार के पास ही जाते हैं। तो सरकार को ये डिसीजन लेना है, एजुकेशन पर कितना खर्चा करेगी, मजदूर पर कितना खर्चा करेगी, जो श्रमिक है, जो यानी कि जो कृषक हैं, उनके ऊपर कितना खर्चा होगा, जो बेरोजगारी अभी 45 ईयर्स में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो गया था, अभी जो कोरोना के वजह से और जितना हाई हो गया है, उसके लिए कितना खर्चा करना है, ये सब तो सरकार को ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसीलिए सवाल भी सरकार से ही होगी। और ये जो डेमोक्रेसी की जो सबसे अच्छी बात यही है कि सवाल करने की आपको आज़ादी मिलती है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि ये जो सवाल करने की जो बात है, ये मीडिया का रोल होना चाहिए और होता भी है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे माहौल बन रहे हैं, कुछ ऐसे नज़रिया सामने आ रहे हैं कि हमारे देश की जो मीडिया है वो पूरी तरह से बिकाऊ हो चुकी है। कॉमरेड कन्हैया ने एक बात कहा था, मैं उसे दोहराना चाहूँगी। अगर गलती से मोदी जी के बूट पे कोई जहर गिर गया तो न जाने इस देश के कितने पत्रकार चल जाएंगे, मर जाएंगे। यानी कि किस तरह से इस देश की जो गणतंत्र है और उसका जो चौथा स्तंभ है, क्योंकि गणतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको हम मीडिया यानी कि पत्रकारिता बोलते हैं। और ये पत्रकारों का ये जिम्मेदारी होता है कि सरकार की आलोचना करना, जो सत्ता से सवाल करना। मीडिया क्या होता है? लोग और जो सरकार है उनके बीच की एक ब्रिज बनता है वो मीडिया। तो इसीलिए उनको बोला जाता है ना कि सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनके तरफ से जो योजनाएं बनते हैं, जो स्कीम्स बनते हैं, उसको एक सिंपली वे में लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कत है, उनको सरकार तक पहुंचाया जाए। और जो जब भी कोई घोटाला वगैरह होता है, कुछ गलत होता है, उसको लोगों के सामने लाना ये मीडिया की जिम्मेदारी होती है, पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब हम किसी के आगे अपने घुटने टेक देते हैं, या तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप सत्ता से सवाल करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, और जिस तरह से हमने देखा कॉमरेड पानसरे का हत्या हुआ, कुलबर्गी की हत्या हुई, और जो पत्रकार बेबाक अपनी आवाज़ रखती थी, लिखती थी, कॉमरेड गौरी लंकेश, उनकी भी हत्या हुई। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं थे। फिर ये सरकार, ये सत्ता उनसे इतनी नफरत क्यों करती थी, इतना डर क्यों गई थी कि उनको इन लोगों को मारना पड़ा? क्योंकि ये लोग साइंटिफिक टेम्पर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस देश की जो डेमोक्रेसी है, जो एकता है, जो सेकुलरिज्म है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए ये जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो भाग्यवादी, जो आइडियलिस्टिक विचारों के लोग हैं, इनको ये लगा कि इनसे हमें खतरा है, इसीलिए इनको ख़त्म करना ज़रूरी है।
और साथियों, जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सभी मीडिया बिक गए हैं। अभी भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बेबाक से अपने कलम चला रहे हैं, आवाज़ को बुलंद करके लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सामने ला रहे हैं। इसी वजह से तो हम कुछ जो न्यूज़ हैं, जैसे कि हमने देखा मज़दूरों की हालत जो सड़क पर हो रहे थे, जो वो भुखमरी के वजह से मर रहे थे, ये सब न्यूज़ भी हमारे सामने आए, उनको हमारा सलाम है। और जब कोरोना के माहौल में जब देश एक संकट की स्थिति में है, सब सोच रहे हैं कि किस तरह से इस संकट से निपटा जाए, सब हम ही कर रहे हैं। घर में तो हम ही है, अपनी इलेक्ट्रिक बिल को तो हमें ही देना है, अपनी बैंक की जो EMI है उसे हमें ही देना है, अपनी बच्चे की जो रीएडमिशन या फिर एडमिशन करवाना है उसे हमें ही देना है, जो कुछ भी करना है सिर्फ हमें ही करना है। तो सवाल भी हमको ही करना है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि PM केयर फंड RTI के अंडर में नहीं आता है, यानी कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, आप उसमें डालिए पैसा। ऑलरेडी एक PM रिलीफ फंड है, लेकिन मोदी जी को रातों रात ही ख्याल आया कि ये तो एक अवसर है हमारे लिए। हम अगर चाहेंगे, आगे बिहार में इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल का भी है, अभी राज्यसभा का इलेक्शन भी है, बहुत खर्चा भी होगा, हमें पैसे की सख्त ज़रूरत हो सकती है और है भी। इसीलिए हम PM केयर फंड बना ली और हम भी एकदम खुशी से उसमें पैसा अपना ट्रांसफ़र कर दिए, डाल दिए। और अभी PM केयर फंड से कितना पैसा कहाँ गया, कितना खर्चा हुआ और इस कोरोना संकट से बचने के लिए सरकार ने कहाँ पर कितना खर्चा किया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम नहीं ले सकते हैं। आप सोचिए, ये सवाल करना क्या गलत है? जिस तरह से जो ट्रेड यूनियन राइट्स है उसके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, सरकार ने बोला इस देश को जिन्होंने बनाया है ये मजदूरी है और वो अभी रास्ते पर है, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। और जब मैं बिहार के कंटेक्स्ट में बोल रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक वर्चुअल रैली हुआ। उस रैली के लिए बीजेपी ने 72 लाख LED स्क्रीन्स लगाए, LED TV लगाए। अगर उसका दाम कुछ पर पीस अगर 20,000 हुआ तो तकरीबन 144 करोड़ रुपीस खर्च हुआ सिर्फ LED स्क्रीन लगाने में। बाकी और बहुत सारे खर्चे भी हैं। अगर ये सरकार इतनी ही लोगों की मदद करना चाहती है, वहाँ पर अमित शाह जी ने अपने जो बहुत सारे काम है अपनी सरकार ने जो किया है उसको गिनाए। अब ये भी गिना देते कि किस तरह से बिहार की एक प्लेटफॉर्म में एक छोटी सी बच्ची अपनी मरी हुई माँ को जगाने की कोशिश कर रही थी। उस माँ ने कुछ खाया नहीं था, भुखमरी की वजह से उसकी मौत हो गई। और हमारी जो बिहार में बीजेपी की गठबंधन की सरकार है नीतीश कुमार के साथ, ये भी गिना देती। और जो 144 करोड़ रुपीस खर्च करके उन्होंने LED लगवाया, अगर उतना पैसा खर्च करके वो बिहार के मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से, दूसरे राज्यों से लाने की कोशिश करते, तब हम उनसे सवाल नहीं करते कि आपने मजदूरों के लिए क्या किया है। ये सवाल करना जरूरी है कि नहीं, ये आपको तय करना है। साथियों, जब हम ये देखते हैं कि कोरोना के माहौल में अभी जिस तरह से न्यूज़ भी एक आया था कि पूरे विश्व भर में आने वाले दिनों में एक फूड क्राइसिस होगा, यानी कि कुछ 3-4 करोड़ लोग जो गरीब हैं, जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो भुखमरी के अंडर में आएंगे और उनकी ज़िंदगी आने वाले दिनों में क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। और इसी दौरान हमारे देश में जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको चेंज कर दिया गया। यानी कि हमारे ओडिया में एक कहावत है, बेड़ी ऊपर कोरोना माड़ो, यानी कि पहले से ही आप मरे हुए हैं, थोड़े पानी मांग रहे हैं सरकार से कि हमें दे दीजिए, और सरकार ऊपर से आपके बॉडी से खून चूस रही है। और साथियों, हमने भी ये भी देखा कि किस तरह से जो सरकार की तरफ से सेना को लगाकर फूल बरसाए गए, मेडिकल जो स्टाफ्स हैं, जो कोरोना योद्धा जिन्हें कहा गया, उनके ऊपर फूल बरसाए गए।
लेकिन ये सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं कि उनके पास सही तरीके से किट पहुंचा है कि नहीं, ये सवाल करना जरूरी है कि नहीं। और जो टेस्टिंग किट का घोटाला भी सामने आया, कितने रुपए में सरकार खरीद रही है और कहाँ से खरीद रही है, इतने रुपये में क्यों खरीद रही है, ये सवाल जब सामने आया, ये घोटाला जब सामने आया, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से सवाल करें। और अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो ये जो गणतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो कैसे जिंदा रहेगा। और ये तो एकदम आम बात हो गया है, सोशल मीडिया में आप बोले या फिर कोई सभा में बोले, आपको अगर देशद्रोही सुनना है बीजेपी के सपोर्टर से, बीजेपी के लीडर से, तो आपको सत्ता से सवाल करना पड़ेगा, मोदी जी से सवाल करना पड़ेगा। और इसी देशद्रोही से मुझे याद आया कि ज़्यादातर सीए और एनआरसी के जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसी दौरान ये वर्ड ज़्यादातर चला। और आप एक बात समझ लीजिए कि सरकार कितना गंभीर तरीके से ये कोरोना का समाधान का जो रास्ता है उसके खोज में है। अभी सीए और एनआरसी के विरुद्ध में जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार अभी इसको एक अवसर बनाकर उनको जेल में डाल रही है, सेडिशन चार्ज लगाकर। ये हमारे देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और हमने जिस तरह से बोला कि मीडिया का रोल जो होना चाहिए, जो पत्रकार अभी भी बेबाक से अपनी आवाज़ रख रहे हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हमारी देश की जो सेकुलरिज्म है उसको बचाने के लिए, देश की जो 99% लोग हैं उनके लिए, तो उनकी आज़ादी के लिए सरकार ने क्या किया है। अभी एक जो आंकड़ा आया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, यानी कि आपके देश में पत्रकारों को कितना छूट दिया गया है, कितना फ्रीडम दिया गया है कि वो अपने कलम को अच्छी तरह से विदाउट एनी प्रेशर लिख सके, चला सके। और पूरे विश्व भर में 2015 में मोदी जी का जब वेलकम होने वाला था तो 136 पोजीशन पर था हमारा देश, और अभी यानी कि 2020 में 142 पोजीशन पर है, यानी कि हम तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और हमारी जब प्रेस फ्रीडम डे जब सेलिब्रेशन होता है तो सरकार के तरफ से कोई आता है और कैमरा के सामने बोलता है हमारे देश में जितनी फ्रीडम है पत्रकारों को शायद ही किसी देश में होगा। सरकार, हमें भी पता है हकीकत क्या है, हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं कि सरकार किस तरह से पत्रकारों को छूट दिया है उसने। अभी कुछ दिन पहले आपको ये न्यूज़ मिला होगा कि द वायर की जो फाउंडिंग एडिटर हैं सिद्धार्थ भरदराजन, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर किया गया। उनकी ये गलती थी कि जिस दिन लॉकडाउन का घोषणा हुआ उसका एक दिन बाद यूपी के सीएम एक रिलीजियस इवेंट में गए थे, वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा हुआ था, उसके खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया था। उनकी गलती सिर्फ इतना ही था। कोरोना का माहौल है, सरकार खुद ही बोल रही है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। हम तो बोल रहे हैं कि भाई फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ना कि सोशल डिस्टेंस की, क्योंकि हमें अभी सोशल सॉलिडारिटी की ज़रूरत है। तो वो बात छोड़ दीजिए, सरकार ने जो खुद ही बोला, उन्हीं की सरकार की जो सीएम है वो खुद ही नहीं मान रहे। अगर कोई पत्रकार उसके खिलाफ भी बोल रहा है तो वो देशद्रोही हो गया, वो गलत हो गया, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो मॉडल की बात बीजेपी हमेशा से करती थी, गुजरात मॉडल, उसी गुजरात में एक पत्रकार धवल पटेल, उन्होंने एक न्यूज़ पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि किस तरह से गुजरात की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो पूरी तरह से फेल है इस सिचुएशन को काबू में करने की, इस सिचुएशन को काबू में लाने की, और शायद ही आने वाले दिनों में ये गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। और इसी न्यूज़ के वजह से उनको जेल में डाल दिया गया, उनकी जो चैनल है उसको भी बंद कर दिया गया। ये है हमारे देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उतना ही नहीं, इस कोरोना के माहौल में हिमाचल प्रदेश में 10 एफआईआर रजिस्टर हुए, 10 जर्नलिस्ट के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुए,
क्योंकि उन्होंने जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए कुछ लिखा था, उनके पक्ष में लिखा था, सरकार और व्यवस्था के विरुद्ध लिखा था, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुए। उतना ही नहीं, जब हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के बराबरी की बात करते हैं, इस पत्रकारिता में भी सरकार ने कुछ कमी नहीं रखी। जो फीमेल रिपोर्टर्स हैं, हमने देखा होगा कई बार कि राना आयुब हो या बरखा दत्त हो, फया डिसोजा हो, जो भी मैंने कहा, जो भी वॉइस ऑफ डिसेंट को सपोर्ट करते हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं, उनकी जो घोटाला है उनको लोगों के सामने लाते हैं, उनकी एक ट्रोल ग्रुप है, सोशल मीडिया में ट्रोल ग्रुप है, जो फेक न्यूज़ फैलाती है, जो ट्रोल करती है, जो गंदी गालियां भी देते हैं। राना आबिद को भी गालियां दिया गया, उनको थ्रेट्स दिए गए, और उसी का रैंकिंग मैं आपको बताती हूँ। फीमेल रिपोर्टर्स की हमारी देश में जो रैंकिंग है कि जितने भी देश है पूरे विश्व में किसको ज़्यादा थ्रेट दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, फीमेल रिपोर्टर्स को, और हमारा देश 3rd हाईएस्ट पर है। यानी कि हम बहुत आगे जा रहे हैं उनके हिसाब से। और सिर्फ जर्नलिस्ट की बात है, अभी विनोद दुआ का भी बात हुआ था, जो SW न्यूज़ में जर्नलिस्ट हैं, पत्रकारिता करते हैं, बेबाक से अपनी आवाज़ रखते हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर हुआ, फिर उनको बेल मिल गया, और फिर से कुछ अलग ज़्यादा चार्जेस लगाकर, जैसे कि उनको बेल ना मिल सके, फिर से उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गया। सिर्फ जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं, पत्रकारों के खिलाफ नहीं, जो भी मैंने जैसे बताया आपको पहले ही, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कृषक नेता हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कफील खान के बारे में हमें सब पता है, डॉक्टर कफील खान के बारे में। तो इस तरह से हर तबके के लोग जो अपने हक और अधिकार के लिए, लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार किस तरह से पेश आ रही है। और जब हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हमने पहले ही आपको बोला था इस सरकार को किस तरह से मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है स्टूडेंट लोगों से। इसीलिए JNU का एक वीडियो हमारे सामने आया था, किस तरह से JNU-SU की जो प्रेसिडेंट है उनको रॉड से पीटा गया, उनके सर से खून निकल रहा था। इससे पता चल रहा है कि सरकार को कितनी मोहब्बत है JNU से, और JNU के जो स्टूडेंट्स हैं, जमिया के स्टूडेंट्स हैं। तो इसी तरह से सरकार ने इसी बीच में क्या किया है स्टूडेंट्स के साथ, देवांगना, नताशा, सफोरा जरगर, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यही कोरोना के माहौल में सरकार इसको एक अवसर बनाकर उनको जेल के अंदर डाल चुका है। और कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर तो सेडिशन का चार्जेस भी लगाया गया है, यानी कि देशद्रोह का मुकदमा भी लगाया गया है। पहले ये सरकार क्या, मतलब ये जो हमारा जो पूरा प्लानिंग है सरकार का, ये क्या है देख लीजिए। पहले उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होता है, जब उनको बेल मिल जाता है तो फिर से इनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, और दूसरी बार जब चार्जेस लगाए जाते हैं तो कोई सिंपल सा, जैसे कि उनको बेल मिल जाए, ऐसे चार्जेस नहीं लगाते हैं। ऐसे चार्जेस लगाते हैं जिनसे उनको बेल ना मिले। और ख़ास करके अभी सफोरा जरगर की बात हो रही है, और बात भी होनी चाहिए। इस देश की वो बेटी है, सरकार के लिए शायद वो जमिया की स्टूडेंट है और एक मुस्लिम लड़की है, और कुछ हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वो एक लड़की है, इस देश की नागरिक है, और वो अपनी आवाज़ को, अपनी जो बातें हैं, जो विचार है, उसको रख सकती है। सरकार ने क्या किया और इस सिस्टम ने उनके साथ क्या किया। 27 साल की एक लड़की सफोरा जरगर जो कि प्रेग्नेंट है, उसको पहले 10 अप्रैल को पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती है, फिर 13 अप्रैल को उनको बेल मिल जाता है। फिर से बेल मिलने के बाद उनके ऊपर और कुछ चार्जेस लगाते हैं, जो मैंने बताया आपको सेडिशन का। UAPA के जो दफ़ा है, जो चार्जेस है, उनके ऊपर लगाया गया, जिसको हम ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं, UAPA। माने आप समझ लीजिए कि कुछ तबके के लोगों को टारगेट करके सरकार और ये जो पूरी सिस्टम है, उनको और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। और ये सफोरा जरगर को अभी बेल नहीं मिल पा रहा है, अभी कोरोना का माहौल है, वो जेल में है। अगर उसको कुछ होता है,
उसके बच्चे को कुछ होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मोदी सरकार हो, सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी। हाँ, जैसे जिम्मेदारी लिए थे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था कि 50 दिन के अंदर अगर हम सभी काला धन वापस नहीं लाए तो हमें चौराहे पे लेकर जला देना, उसी तरह से जिम्मेदारी लेंगे, हमें पता है। और ये जो यूएपीए एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, जो चार्जेस है, जो लॉ है, ड्रैकोनियन लॉ है, ये सेडिशन जो चार्जेस लगाए जाते हैं, देशद्रोह का मुकदमा, ये ब्रिटिश के टाइम में शुरू हुआ। पहली बार ब्रिटिश ने बाल गंगाधर तिलक के ऊपर ये चार्जेस लगाए थे। उनका जो एक मीडिया हाउस था, जो केसरी नाम का एक पत्रिका वो निकालते थे, उसमें उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लिखा था, इसीलिए उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए थे। और अभी ब्रिटिश तो नहीं है, लेकिन ब्रिटिश के चमचे ज़रूर हैं और वो उसी तरह से काम कर रहे हैं। तब ब्रिटिश जो देश प्रेमी थे, जो देश के लिए कुर्बान होने के लिए राजी थे, उनके खिलाफ सेडिशन की चार्जेस लगाया करते थे। और अभी ये सरकार जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, डेमोक्रेसी से मोहब्बत करते हैं, इस संविधान से मोहब्बत करते हैं, उनके खिलाफ सेडिशन की चार्जेस लगा रही है। और हम कब सरकार को मना किए कि आप अगर कोई किसी ने कुछ गलत बोला है तो आप उसके ऊपर चार्जेस लगाइए, कुछ भी अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए। अगर आप इतना ही फेयर हैं तो फिर आप हमें कुछ ऐसे शख्स के बारे में बोल दीजिए जिन्होंने कुछ एक्चुअली में किया है और आपकी सरकार ने उनके लिए क्या किया है, उनके खिलाफ कौन सी एक्शन लिया है। कपिल केसला, शाहीन बाग में आप सब ने देखा होगा, एक फायरिंग हुआ था। जो वहाँ पर शाहीन बाग में बैठकर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मारने के लिए किसी ने एक फायरिंग किया था। हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं, क्या उनके खिलाफ सरकार ने उसी ही सख्ती के साथ एक्शन लिया है? क्या वो अभी जेल के अंदर है? वो ज़रा सरकार हमें बताए। जेएनयू में जो अटैक हुआ, मैंने आपको बताया, क्या वो जो कोमल शर्मा जो मास्क लगाकर, जो रॉड लेकर जो लोग आए थे कैंपस में, क्या वो लोग अभी सलाखों के पीछे हैं? क्या आप सरकार, आप जो अभी सरकार में हैं, क्या आप इतने निकम्मे हैं कि राजधानी दिल्ली के एक सबसे बेहतरीन, सबसे यानी कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर कोई घुस के आपके ही स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, स्टूडेंट्स यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उसको मार रहे हैं, और आपकी सरकार इतनी नाकाम है कि उनको पकड़ नहीं पा रही है अब तक। लेकिन आप सफूरा जरगर को जेल में रख सकते हैं। जामिया में भी फायरिंग हुआ, हमने देखा, कुछ स्लोगन्स, कुछ लाइंस कहकर उसने फायरिंग किया। पुलिस वहाँ पर खड़े थे, वो क्या कर रहे थे हमने वो भी देखा। क्या उसको बेल मिला? क्यों मिला? वो अभी कहाँ पर है? वो जेल में क्यों नहीं है? उसके ऊपर सेडिशन क्यों नहीं है? चार्जेस क्यों नहीं लगाए गए? ये भी हम सरकार से पूछना चाहते हैं। और दिल्ली दंगों की बहुत बात हुई, और ये सफूरा जरगर, देवांगना, नताशा, इनको जितने भी चार्जेस लगाकर आपने जेल में डालने की कोशिश की है। एक्चुअल में जो दिल्ली दंगे के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनको अभी तक आप पकड़ पाए हैं क्या? अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, उनका क्या हुआ? जिन्होंने इतने भड़काऊ भाषण दिए देश के गद्दारों को वगैरह वगैरह, क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? ये स्लोगन्स देश की जो सेकुलरिज्म है, जो एकता है, जो संविधान है, उसके खिलाफ नहीं है? और हम ये भी पूछना चाहते हैं आपके सरकार से, जो भी आपके सरकार में बलात्कारी नेता हैं, जैसे कि चिन्मयानंद, जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर वगैरह वगैरह, उनका क्या हुआ? उनको क्यों बेल मिला? क्या उनके ऊपर भी ऐसे ही सख्त चार्जेस नहीं लगने चाहिए? और आप जो बोल रहे हैं ना बार बार कि देशद्रोह का मुकदमा, ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है वगैरह वगैरह, हमने एक चीज़ बचपन से सुनी है, हमारा देश का जो पिता है, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी,
आपके ही सरकार में जो एक एमपी है, उन्होंने हमारे देश की जो महात्मा गांधी जी हैं, फादर ऑफ द नेशन हैं, उनको जिन्होंने हत्या किया था, गोली मारकर उनकी हत्या की थी, हमारे देश के जो पहला आतंकवादी है नाथूराम गडसे को देश प्रेमी बोला, साध्वी प्रज्ञा, उनके खिलाफ आपके सरकार ने क्या किया है? देश के पिता के खिलाफ बोलना, ये आपको देश प्रेमी लगे? इसीलिए आपने उन्हें टिकट दिया, एमपी बनाए। यानी कि इससे ये साफ होता है कि चुन चुन करके कुछ कम्युनिटी, कुछ तबके के लोगों जो सरकार के साथ नहीं है, जो सरकार के हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार इसी तरह से पेश आएगी, चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे वो पहलू खान हो, या फिर कन्हैया कुमार या सफोरा सरगर। और साथियों, कुछ दिन पहले एक ऐसा न्यूज़ भी आसाम से आया जिसको देखकर हम भी हैरान हो गए, यानी कि चौंका देने वाली बात थी। आसाम के एक लड़के ने सोशल मीडिया पर कॉमरेड और लाल सलाम लिखा था, उसके ऊपर एक्शन लिया गया और ऐसा नोटिस भी जारी किया गया। जो आसाम की जो बीजेपी की सरकार है, अगर कोई लाल सलाम या फिर कॉमरेड लिखेगा, बोलेगा, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। राइट विंग फोर्सेस जो है, जो फासिस्ट फोर्सेस है, वो हमेशा से ही बोलते हैं कि लेफ्ट जो है वो ख़त्म हो गया, वो अभी कहीं पर भी नहीं है। तो फिर साहेब, आपको उन लेफ्ट की जो कुछ वर्ड्स हैं उनसे इतना डर क्यों है? कॉमरेड वर्ड से इतना डर क्यों है? लाल सलाम से इतना डर क्यों है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से आपको इतना डर क्यों है? क्योंकि आपको पता है आपकी सरकार जो कर रही है वो लोगों के खिलाफ है। जो लोगों के टैक्स के पैसे से चल रही है आपकी सरकार, वो कुछ पूंजीपतियों के लिए, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए आपकी सरकार लोगों के खिलाफ खड़ी है, ये आपको भी पता है। और आप हमेशा ये जो धर्म की बात करते हैं ना, ये जो फैसिस्ट फोर्सेस हैं, ये धर्म को आल बनाकर, धर्म की आड़ में ये लोगों को लड़वाना चाहते हैं, मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। और ये इनकी जो फेक न्यूज़ का जो पूरा ट्रोल ग्रुप्स हैं, फेक न्यूज़ हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, ये उन कामों में लग गए हैं कि किस तरह से एक हेट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए और हमारी जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन साथियों, जो मैंने पहले अपनी वीडियो के पहले ही मैंने बोला था कि कॉमरेड चे गुवेरा जिनकी आज जन्मदिन है, उन्होंने और कॉमरेड भगत सिंह ने एक बात कही थी, आप किसी इंसान को मार सकते हो, किसी व्यक्ति को मार सकते हो, लेकिन उस विचार को, उस आइडिया को नहीं मार सकते हो। उसी तरह से आप किसी विरोध प्रदर्शनकारी को आप जेल के अंदर डाल सकते हो, लेकिन उस विरोध को आप जेल के अंदर नहीं डाल सकते। किसी क्रांतिकारी को जेल के अंदर डालने से वो क्रांति जेल के अंदर नहीं जाता है, वो रास्ते पर रहेगा और उस रास्ते पर ही फाइट होगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। और सरकार से भी हम बोलना चाहते हैं, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह कितने जेल में तेरे, नाप लिया है नापेंगे। हिटलर का जो हाल हुआ था, हिटलर की अंत में जो हालत हुई थी, वो हमें सब पता है। और आप उसी की रास्ते पर जो चल रहे हो, यहाँ पर आपको भी जवाब देंगे। इस देश के जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, मिलकर आपको जवाब देंगे। और एआईएसएफ के साथियों से हम अपील करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, साथियों, इस समय में हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम एक होकर लोगों के लिए जिस तरह से फाइट कर रहे हैं उसको और तेज़ी से और ज़ोरदार से करें, क्योंकि जिस तरह से इनके पास तो पैसा है, पावर है, ये किसी का खून कर सकते हैं, किसी का और कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो ताकत है लड़ने की, सच्चाई की, संविधान की, एकता की, सेकुलरिज्म की, उस ताकत के साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है, ये लोग हारे थे, हम लोग जीते थे, और आज हम ही जीतेंगे, ये लोग हारेंगे।
हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। इसी बात के साथ हम अपना बात ख़त्म करते हैं। फिर से ऐसे बिहार के साथियों को हमारा लाल अभिवादन, रेड सैल्यूट, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। थैंक यू।